हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेमवर्क के बारे में ना काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ओके, तो एक मैंने यहाँ पर जो फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाई थी, ओके, ये फ्रेमवर्क यहाँ पर मैंने बनाई थी। तो इस फ्रेमवर्क को मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन होता है, मतलब हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी फ्रेमवर्क कौन सी है और उसके अंदर कैसे वर्क चलता है, ये आप यहाँ पर बताइए। ओके, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से वर्क चलता है, क्या चलता है, बाकी सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेमवर्क जो होता है, कितने प्रकार की फ्रेमवर्क होती है। एक होती है TDD फ्रेमवर्क, ओके, दूसरी होती है BDD फ्रेमवर्क, ओके, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, ओके। तो ये यहाँ पर फ्रेमवर्क होती है। ये टेस्ट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, ओके, ये यहाँ पर होती है। तो इससे हम क्यों कहते हैं, तो मैं जो फ्रेमवर्क मैं बताता हूँ, मैं हाइब्रिड फ्रेमवर्क बताता हूँ। ओके, तो हाइब्रिड फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि यहाँ पर कीवर्ड ड्रिवन और डेटा ड्रिवन दोनों होता है। ओके, तो कीवर्ड ड्रिवन में क्या होता है, डेटा ड्रिवन में क्या होता है। ओके, जैसे कि आपको पता होगा। ओके, जो भी हम जो टेस्टिंग के लिए डेटा लेते हैं ना, जैसे कि कोई भी टेस्ट केस होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई टेस्ट केस है, उस टेस्ट केस के लिए आपको चाहिए यूज़र नेम, एक चाहिए पासवर्ड। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप टेस्ट केस में कैसे डालेंगे, आप हार्डकोर डेटा नहीं डालते। ओके, तो ये जो डेटा होता है ना, आप किसी एक्सेल शीट से, ओके, एक्सेल शीट से डेटा फेच करते हैं, या तो ओके मतलब जो की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर करता है, ओके, प्रॉपर्टीज फाइल, वहाँ से भी हम डेटा यहाँ पर फेच करते हैं। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके, तो वहाँ से डेटा हम फेच करते हैं। तो ये इसमें यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, मैं TDD फ्रेमवर्क की बताता हूँ। ओके, तो BDD का ज़्यादा मुझे है नहीं है, लेकिन मैंने फ्रेमवर्क बनाई हुई है BDD भी। ओके, लेकिन TDD मुझे काफ़ी अच्छी आती है, तो मैं आपको ये भी यहाँ पर बताता हूँ। ओके, तो देखिए, मैं यहाँ पर तो मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ। ओके, तो मैंने मैकेनिकल से यहाँ पर स्विच किया है, तो मुझे ज़्यादा मतलब कुछ अगर डाउट होंगे तो आप भी समझ लीजिए। ओके, क्योंकि ज़्यादा भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, होता क्या है ना, ये जो फ्रेमवर्क होती है, तो यहाँ पर कुछ पैकेजेस होते हैं। सबसे पहले कोई भी फ्रेमवर्क आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, सबसे पहले आपको बताना है कि आपकी फ्रेमवर्क कौन सी है। जैसे कि ओके, मेरे फ्रेमवर्क है TDD। ओके, तो आपको बताना है TDD। ओके, जो भी आपके फ्रेमवर्क होंगे उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो काफ़ी मतलब फ्रेंड जो होते हैं उनको पहले फ्रेमवर्क समझ में नहीं आते। ओके, अगर रैंडम क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा डाउट आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, आपको एक जैसे कि एक SRC, ओके, मेन जावा होता है और SRC टेस्ट जावा होता है। हम क्या करते हैं, SRC टेस्ट जावा के अंदर कुछ पैकेजेस बनाते हैं। पैकेजेस किस तरीके से होते हैं, एक होता है सबसे पहले पेजेस का पैकेज। ओके, दूसरा होता है यहाँ पर टेस्ट का पैकेज। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पैकेज। ओके, ये पैकेज। उसके बाद यहाँ पर होता है कुछ यूटिलिटीज़ का पैकेज। अब देखिए, इस पैकेजेस के अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखिए पेजेस का पैकेज है। पेजेस का पैकेज के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके वेबसाइट होंगे, जितना भी आपका एप्लीकेशन होगा, उसके ऊपर जितने भी आपके वेब पेजेस होंगे ना, हर एक वेब पेज का हम क्या करते हैं, एक सेपरेट क्लास बनाते हैं। और उस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, ओके, उस क्लास के अंदर हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके, तो पेज फैक्ट्री हम उसके अंदर यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वो क्लासेस यहाँ पर बनाते हैं। अब उस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा वेब पेज होगा ना, तो वेब पेज के ऊपर जितने भी आपके वेब एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो उसे हम क्या करते हैं, उस क्लास के अंदर हम डालते हैं। ओके, सबसे पहले उस क्लास के अंदर हम डालते हैं, उसके बाद जो भी वेब एलिमेंट होंगे वो डालते हैं, उसे हम प्राइवेट करते हैं। और इसके वेब एलिमेंट के ऊपर हम जो भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं वो मेथड यहाँ पर बनाते हैं। ओके, वो मेथड भी हम यहाँ पर इस पेजेस के क्लास में बनाते हैं। ओके, तो हर एक पेज का डिफरेंट क्लास यहाँ पर होता है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे कि ओके, तो ये तो होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर पेजेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ओके, ये इतने पेजेस यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर होम पेज है, ओके, माय अकाउंट पेज है, तो रजिस्ट्रेशन पेज है। ओके, तो ये इस तरीके से पेजेस यहाँ पर होते हैं। दूसरा जो होता है ना, यहाँ पर टेस्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर आप टेस्ट देखेंगे। टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। लेकिन इसके पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक बेस क्लास का फाइल यहाँ पर बनाई है, मतलब बेस क्लास का एक जावा क्लास यहाँ पर, मतलब जावा की फाइल बनाई हुई है। ओके, तो ये जो क्लास होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओके, बेस क्लास का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे वेब ड्राइवर होंगे उसे इनिशियलाइज करने के लिए हम वो ये जो सेटअप है हम बेस क्लास के अंदर डालते हैं। उसी के साथ हम रीयूज़ करने वाले मेथड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी वेब एलिमेंट के ऊपर आपको एक मेथड अप्लाई करना है, ओके, वेट अप्लाई करना है, तो वेट अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वेट की मेथड भी हम ये बेस क्लास में बना डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट स्क्रीनशॉट जो होता है उसकी मेथड भी हम बेस क्लास में बना के रख देते हैं। अदर मेथड जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो भी मेथड हम इस बेस क्लास में बना के रख देते हैं। ओके,
जैसे हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करते हैं, ये मेथड हम यूज़ करते हैं जहाँ पर भी हमें यूज़ करना है। तो ये होता है बेस क्लास के अंदर। उसके बाद टीयर डाउन मेथड, मतलब टीयर डाउन मेथड का मतलब होता है जैसे आपकी एक टेस्ट केस यहाँ पर रन हो गया तो आपको वेब मुझे जो भी ड्राइवर होता है आपको उसे क्लोज़ करना होता है, मतलब जो भी ब्राउज़र आपका ओपन हो चुका है उसे आपको क्लोज़ करना होता है। तो टीयर डाउन की मेथड भी इस बेस क्लास के अंदर यहाँ पर होती है। उसी के साथ यहाँ पर हम टेस्ट केसेस भी यहाँ पर लिखते हैं। तो टेस्ट केसेस जो होता है मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई टेस्ट केस आपको ऑटोमेशन करनी है तो वो जो है उसका एक क्लास बनाते हैं हम, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस पेज क्लास के अंदर जो भी वेब एलिमेंट होंगे, जैसे कि मान लीजिए लॉग इन पेज है, ओके। तो लॉग इन पेज होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये यहाँ पर क्या है, यूज़र नेम है, ये यहाँ पर पासवर्ड है और ये यहाँ पर एक लॉगिन बटन है। तो हम क्या करेंगे, ये यूज़र नेम जो भी होगा ना, तो यूज़र नेम के अंदर जो भी वेब एलिमेंट मैंने कहाँ पर बनाया होगा, ये वेब एलिमेंट मैंने जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर बनाया होगा इस पेज के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ इसे यहाँ पर फेच कर देता हूँ, ओके। कहाँ पर, टेस्ट केस के अंदर मैं इसे फेच कर दूँगा। कैसे फेच कर दूँगा, मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इस क्लास का, ओके। टेस्ट के क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और उसके ऑब्जेक्ट नेम के द्वारा मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर फेच करूँगा टेस्ट केस में, ओके, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर होता है, मतलब जितने भी टेस्ट केसेस होंगे हर एक टेस्ट केस का मैं डिफरेंट यहाँ पर क्लास बनाता हूँ और उसके अंदर स्टेप मतलब जो भी स्टेप्स होते हैं वो उसे फॉलो करके मैं टेस्ट केस यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, ओके। ये यहाँ पर, तो ये तो होगा यहाँ पर आपका टेस्ट का पैकेज। उसके बाद यहाँ पर यूटिलिटीज़ का पैकेज, और यूटिल्स पैकेज भी इसे कहा जाता है। तो यूटिल्स पैकेज के अंदर क्या होता है, जो भी आपके रिपोर्ट्स होंगे, ओके, तो आप रिपोर्ट्स करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, टेस्ट इंजन जो रिपोर्ट करता है वो तो होता ही है, लेकिन आपको एक अच्छा रिपोर्ट अगर चाहिए तो वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्सटेंड रिपोर्ट, ओके। कोई दूसरे जो होते हैं वो एलओएल रिपोर्ट भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सटेंड रिपोर्ट यूज़ करता हूँ, आप ऐसा भी बता सकते हैं। अब देखिए, एक्सटेंड रिपोर्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पैकेज के अंदर हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, ओके। उस क्लास का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। उसी के साथ आप जैसे एक क्लास बनाएंगे एक्सटेंड रिपोर्ट का, तो उस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, आई टेस्ट लिसनर एक इंटरफेस है, उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्लास के अंदर। और जो आई टेस्ट लिसनर के अंदर जो भी मेथड होती है डिक्लेयर की हुई, उस मेथड को यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक्सटेंड रिपोर्ट का क्लास हम बनाते हैं। अब आई टेस्ट लिसनर क्या है, एक इंटरफेस है, तो उसके अंदर कौन से मेथड होंगे, ओके। तो जैसे कि ऑन टेस्ट स्टार्ट, ओके, ऑन टेस्ट फेल, ऑन टेस्ट सक्सेस, ओके, ये मेथड जो है ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई है इंटरफेस के अंदर, तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं, ओके। देखिए, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ जाएगी ना तो मुझे बताइए, मैं लैपटॉप के अंदर भी बनाऊंगा वीडियो, हालांकि अभी मैं मोबाइल के अंदर बना रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, ये यूटिल पैकेज के अंदर मैंने एक्सटेंड रिपोर्ट का क्लास बनाया हुआ है, ओके। अब आपके मन में डाउट होगा कि आपने तो यहाँ पर बनाया, ओके, एक्सटेंड रिपोर्ट का क्लास बनाया आपने, ठीक है, आप इसे कॉल कैसे करेंगे, ओके। तो कॉल करने के लिए क्या होता है ना, एक्सटेंड रिपोर्ट का अगर आपको कॉल करना है ये, तो क्या करना होता है आपको, आप एक टेस्ट एनजी मतलब .xml फाइल बनाते हैं, ओके, सूट फाइल बनाते हैं। सूट फाइल कैसे बनाएंगे आप, जैसे कि मान लीजिए मुझे सूट फाइल बनानी है, किसी भी टेस्ट केस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, उसके ऊपर मैं कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी करूँगा, ओके। कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी करूँगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक आपको एक XML फाइल तैयार हो जाएंगी, ओके। तो जैसे कि नीचे आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर मैंने पैरेलल टेस्टिंग .xml फाइल बनाई है, ओके, मास्टर .xml फाइल बनाई है, तो डिफरेंट मैंने XML फाइल बनाई है। तो थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ओके। यहाँ पर दिखा देगा आपको ये फाइल है यहाँ पर, उसके बाद ये मास्टर है, तो डिपेंड है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, जैसे कि रिग्रेशन की XML फाइल है, ओके, रिग्रेशन सूट है, स्मोक सूट है, इस तरीके से भी सूट बनाते हैं। स्मोक सूट के अंदर क्या है, जो स्मोक टेस्टिंग करनी है, जो टेस्ट केसेस होंगे वो हम स्मोक सूट के अंदर डालते हैं। रिग्रेशन के अंदर हम जो भी रिपीट टेस्ट केसेस होते हैं, ओके, उसे परफॉर्म करने के लिए रिपीटेशन होता है, मतलब हर एक बिल्ड में हमें रिपीटेशन करना पड़ता है, तो वो टेस्ट केसेस हम रखते हैं। हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस हम रखते हैं, ओके, कोर बेसिक कोर फंक्शनलिटी के टेस्ट केसेस रखते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम रखते हैं, तो अलग अलग सूट हम बनाते हैं, तो ये यहाँ पर होता है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या बताना है, तो ये तो होगा यहाँ पर आपको पैकेज बताया आपने, ओके, कितने पैकेज बताए, एक यहाँ पर पैकेज बताया, ये टेस्ट का पैकेज बताया, और नीचे यूटिल्स का पैकेज बताया, ओके। तो यूटिल्स का इसके अंदर एक्सटेंड रिपोर्ट है। अब इसे आपको फेच कैसे करना है, ओके, ये यहाँ पर आपका डाउट था। इसे फेच करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इस XML के फाइल के अंदर इसे क्या करते हैं, एक लिसनर्स नाम का, ओके, एक एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर बनाते हैं, लिसनर्स, ओके, लिसनर्स, और उसके बाद लिसनर एक एंगुलर ब्रैकेट बनाते हैं, और उसके अंदर हम इस फाइल का एक नाम देते हैं इसके अंदर, ओके, पैरामीटर या जो भी होगा वो यहाँ पर हम डाल देते हैं, उसका नाम डाल देते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारा ये लिसनर मतलब जो .xml फाइल रन होंगे तो वो क्या करेगा, हमारा रिपोर्ट इसके अंदर इसके थ्रू जनरेट करेगा, ओके। तो एक अच्छा रिपोर्ट यहाँ पर बन के आता है। उसी के साथ यहाँ पर दूसरे जो है ना कुछ फोल्डर हम बनाते हैं। तो फोल्डर क्या क्या होते हैं, देखिए फोल्डर आपको ध्यान में रखना है,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट का फोल्डर बनाते हैं। जो भी हमारे रिपोर्ट जनरेट होंगे हम यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर रखते हैं। उसी के साथ हम कुछ स्क्रीनशॉट के फोल्डर बनाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कोई टेस्ट केस अगर फेल हो जाएगी तो उसे हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है, ओके, क्योंकि उसका प्रूफ हमें रखना होता है कहाँ पर फेल हो चुकी है। तो वो जो स्क्रीनशॉट आते हैं ना, हम इस फोल्डर के अंदर रखते हैं। उसी के बाद यहाँ पर कुछ लॉग्स के फोल्डर हम बनाते हैं। तो लॉग्स के फोल्डर के अंदर क्या होता है, ओके, लॉगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर यूज़ करते हैं, ओके, ठीक है। उसका जो भी फाइल्स होंगे इस फोल्डर के अंदर स्टोर होती है, ये होता है। तो उसके टेस्ट एंजे यूज़ करेंगे ना अगर आपको, ओके, तो क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट जनरेट होती है और टेस्ट हाइपन आउटपुट के अंदर आपके रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट होते हैं। तो टेस्ट हाइपन आउटपुट जो फोल्डर है, ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपको फेल टेस्ट केसेस की एक .xml फाइल जनरेट होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने आपकी जो प्रोजेक्ट है आपने रन कर दिया, ओके, और कुछ टेस्ट केसेस आपके फेल हो गए। तो आप क्या करेंगे, आपके टेस्ट केसेस जो होंगे ना, तो ये टेस्ट हाइपन आउटपुट जो है इसके अंदर एक .xml की एक रिपोर्ट तैयार होगा, ओके, .xml का फेल टेस्ट केसेस का, ओके। तो इसे आप सेपरेटली भी रन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप जो भी आपके टेस्ट केसेस फेल हो चुके हैं उसका रूप मतलब उसे आप फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके टेस्ट केसेस फेल हो चुके तो आप इसे फिर से कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और रन कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि .xml नाम की एक फाइल जनरेट होती है फेल टेस्ट केसेस की, और उसे हम फिर से री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ओके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है pom.xml फाइल, ओके। तो pom.xml फाइल कैसे बनती है, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट मावेन के थ्रू बनाएंगे ना, मावेन, ओके, तो मावेन जो होता है बिल्ड होता है, ओके। तो हम क्या करते हैं, मावेन बिल्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं, ऐसे बता सकते हैं आप इंटरव्यू में। तो मावेन बिल्ड के थ्रू हम अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मावेन हमें क्या करता है, एक pom.xml की फाइल देता है, ओके। तो pom.xml की जो फाइल होती है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर हम डिपेंडेंसीज को मैनेजमेंट करते हैं, ओके, मतलब डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए लगती है वो डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। उसी के साथ कुछ श्योर मतलब कुछ प्लगइन होते हैं, ओके। तो प्लगइन हमें क्यों लगते हैं, जैसे कि श्योर फायर प्लगइन लगता है, तो श्योर फायर प्लगइन हमें रखता है, तो ये प्लगइन भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, ओके। डिपेंडेंसीज कौन सी होती है, सेलेनियम जावा, टेस्ट एनजी, ओके, एक्सटेंड रिपोर्ट, उसके बाद OOXML, ओके, अपाचे मावेन। तो ये हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। ये डिपेंडेंसीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये भी आपको यहाँ पर बता सकते हैं, ओके। तो डिपेंडेंसीज हो गए। उसके बाद श्योर फायर, ओके, जो प्लगइन होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसा एंगुलर टैग होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो टेस्ट एनजी की जो फाइल होती है, ओके, ये जो टेस्ट एनजी की जो फाइल होती है ना, जो सूट हमें रन करना है, तो वो सूट हम क्या करते हैं, वो यहाँ पर डाल देते हैं श्योर फायर प्लगइन के अंदर। तो जो भी फाइल हमें रन करनी होती है, और जब भी आप मावेन के थ्रू प्रोजेक्ट रन करेंगे ना, जैसे कि मावेन, ओके, मावेन टेस्ट यहाँ पर करेंगे, MVN टेस्ट, ओके, या क्लीन टेस्ट ऐसे आता है। तो जब भी आप रन करेंगे तो ये इस फाइल के थ्रू भी आप प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर है, ओके। तो इसके ऊपर है ना आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके फ्रेमवर्क के अंदर, ये तो होगा यहाँ पर मैंने ये बताया पूरा मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बताया। इसी के साथ आपको पूछा जाता है कि मतलब आप बता सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट हो गया तो हम रन करने के लिए गिट एंड गिटअप का यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो गिट एंड गिटअप, ओके। तो वर्जन कंट्रोल हम यूज़ करते हैं गिट एंड गिटअप। तो इसके ऊपर क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट स्टोर होता है, ओके। तो गिट एंड गिटअप के ऊपर है ना हमारा प्रोजेक्ट हम स्टोर करते हैं, ओके। तो गिट क्या होता है, ओके, लोकल रिपोजिटरी होती है, और गिटअप क्या होता है, रिमोट रिपोजिटरी, ओके। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो उसी के साथ हम जेनकिंस यहाँ पर यूज़ करते हैं CI/CD के लिए, ओके, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए CI/CD के लिए हम जेनकिंस यहाँ पर यूज़ करते हैं, ओके। ये भी यहाँ पर आप बता सकते हैं, और बाकी चीज़ें जैसे कि मतलब जो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि आपके फ्रेमवर्क के ऊपर आपको पूछा जाता है कि UPS कंसेप्ट होता है ना, UPS कंसेप्ट आपने आपके फ्रेमवर्क के अंदर कैसे यूज़ किया है, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि UPS कंसेप्ट आपने आपके फ्रेमवर्क के अंदर कैसे यूज़ किया है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, ओके। अगर आपको फ्रेमवर्क समझ में आ चुके हैं ना, तो आप ईजी तरीके से बता सकते हैं, ओके। तो कहाँ पर हम कौन सी कंसेप्ट यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको समझना है कि UPS होता क्या है, ओके। UPS के अंदर कौन से कंसेप्ट आते हैं, ये सबसे पहले आपको समझना है। तो UPS के अंदर क्या क्या होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं, ओके, ठीक है, 1 मिनट, ओके। तो जैसे कि ये UPS हो गया, तो ओके। तो UPS के अंदर क्या क्या आता है ना, जैसे कि सबसे पहले आता है इनहेरिटेंस, बराबर,
इनहेरिटेंस आता है। ओके, दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा यहाँ पर क्या आता है? एनकैप्सुलेशन। ओके, एनकैप्सुलेशन आता है यहाँ पर। और चौथा आता है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो ये होगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इस तरीके से है। ओके, एब्स्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या क्या होता है ना, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। ओके, मतलब सब क्लास पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। अब इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होता है। ओके, इनहेरिटेंस करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक क्लास है। ओके, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। ओके, जैसे कि मान लीजिए क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास बी के अंदर अगर हमें क्लास ए के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना है तो हम कैसे करेंगे? क्लास बी, पब्लिक क्लास बी, एक्सटेंड क्लास ए। एक्सटेंड क्लास ए किया है मैंने, तो मतलब क्लास ए के प्रॉपर्टी क्लास बी में आ चुके हैं। ओके, इस तरीके से ये होगा यहाँ पर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल मतलब क्या है कि ए क्लास के प्रॉपर्टीज बी में चले गए, बी के प्रॉपर्टीज सी में चले गए। ओके, ये होगा यहाँ पर। ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, तीसरा होता है कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल का इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि ओके 1 मिनट, इसे मैं थोड़ा ओके रिमूव करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो इसका मतलब होता है कि हायरार्ची का मतलब होता है कि एक पेरेंट है यहाँ पर। ओके, एक पेरेंट और एक मल्टीपल चाइल्ड है। जैसे कि मान लीजिए ए चाइल्ड है, बी चाइल्ड है, सी चाइल्ड है। ये इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लेगी। ओके, पेरेंट की प्रॉपर्टी बी चाइल्ड में लेगी, सी चाइल्ड में लेगी। ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सिंगल लेवल, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल क्यों नहीं है? देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट। ओके, तो इसका मतलब यही होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है ना, तो जैसे कि मान लीजिए आपने क्लास ए रखा। ओके, क्लास जैसे कि मान लीजिए क्लास बी। ओके, आपने एक्सटेंड किया। ओके, मल्टीपल। तो क्लास ए एंड क्लास अदर क्लास हम एक्सटेंड के दौरान नहीं ले सकते। तो इसके लिए ओवर बैक मतलब इसको करने के लिए ओके, तो 1 मिनट। तो इसको ओके मल्टीपल इनहेरिटेंस को करने के लिए हम क्या करते हैं? कंसेप्ट लाते हैं इंटरफेस की कंसेप्ट। ओके, इंटरफेस के थ्रू हम क्या करते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के द्वारा क्यों नहीं है, पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं ना, तो क्लास बनाने के साथ साथ उसके अंदर इनबिल्ट मेथड आ जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए ये पेरेंट है और ये क्लास ए है। ओके, क्लास ए है और ये क्लास बी है। ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं मैंने क्या कर लिया, तो इस क्लास के अंदर मैंने क्या कर लिया? ओके, एक्सटेंड कर लिया ए को भी, एक्सटेंड कर लिया बी को भी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होता है कि इनबिल्ट ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट मेथड होती है, इनबिल्ट इसके अंदर भी कुछ मेथड होते हैं। तो जब भी हम इस क्लास के थ्रू इस मेथड को फेच करते हैं ना, तो ये क्या होता है, इसे कन्फ्यूजन होता है कि हमें कौन से क्लास की इनबिल्ट मेथड को कॉल करना है, इस क्लास को करना है या इस क्लास की करना है। तो ये कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए एक एम्बिग्युइटी ओके मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो एम्बिग्युइटी इश्यू जो होता है इसके वजह से हम इसे नहीं कर सकते। ओके, तो एक्सटेंड कीवर्ड के द्वारा, तो इसलिए इसे हम कर सकते हैं इंटरफेस के द्वारा। ओके, तो ये तो होगा यहाँ पर मैंने आपको बताया इनहेरिटेंस। सेकंड है यहाँ पर एक पॉलीमॉर्फिज्म। अब इनहेरिटेंस का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? ओके, तो जो भी हमने बेस क्लास बनाया है ना, इस बेस क्लास को हम क्या करते हैं, जो हमारा टेस्ट क्लास होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसे एक्सटेंड करते हैं। ओके, एक्सटेंड करते हैं और ये बेस क्लास यहाँ पर डालते हैं। ओके, बेस क्लास। तो क्या होता है, बेस क्लास के अंदर हम ड्राइवर को इनिशियलाइज किया है, बाकी जो भी मेथड लगते हैं जैसे कि वेट अप्लाई करने के मेथड, ओके, उसी के साथ साथ स्क्रीनशॉट के मेथड, उसी के साथ साथ अदर मेथड भी होते हैं। ओके, तो वेट अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। वेट अप्लाई करने के साथ ही यहाँ पर ओके मतलब इम्प्लिसिट वेट होता है। ओके, उसी के साथ साथ एक्सप्लिसिट वेट होता है। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक्शंस क्लास होते हैं वो भी हम यहाँ पर क्रिएट करके रखते हैं ताकि ओके, तो ये हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर मतलब टेस्ट क्लास के अंदर हम ये मेथड इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, तो ये होगा यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज़। सेकंड है उप्स कंसेप्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो सेकंड कंसेप्ट कौन सा है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक एक्शन को हम डिफरेंट वे में परफॉर्म करते हैं, एक ही एक्शन को।
ओके। तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हमारे पास दो है, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ना, तो कंपाइल टाइम के अंदर क्या होता है, कंपाइलेशन के पहले मतलब ओके, कंपाइलेशन के पहले मतलब क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग। ओके, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसका बेस्ट एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग। ओके, ओवरलोडिंग। ओके, ओवरलोडिंग। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग एक बेस्ट एग्जांपल है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसका बेस्ट एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग। ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उसका एग्जांपल है ओवरराइडिंग। ओके, तो ये यहाँ पर एग्जांपल है। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही क्लास के अंदर मेथड नेम सेम है लेकिन उसके आर्गुमेंट चेंज होता है सिर्फ। ओके, मेथड का नाम सेम ही होता है लेकिन सिर्फ उसके आर्गुमेंट चेंज होते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और इसे हम एक ही क्लास में करते हैं, एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के मेथड हम लेते हैं लेकिन उसके आर्गुमेंट चेंज करते हैं, तो ये होता है यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग। तो ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज़ जो है, तो मेथड ओवरलोडिंग हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेमवर्क में। तो जैसे मैंने आपको बताया बेस क्लास में हम क्या करते हैं, वेब एलिमेंट जो भी होता है ना वेट, ओके, वेट अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने वेब ड्राइवर वेट एक क्लास होता है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, वेब ड्राइवर वेट, वेट इज इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर वेट, इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं ड्राइवर का इंस्टेंस, जैसे कि ड्राइवर कोमा, ओके, और ड्राइवर डॉट, ओके, ऑफ सेकंड मेथड हम डाल देते हैं, उसके अंदर टाइम डाल देते हैं। तो वेट डॉट अनटिल, ओके, एंड एक्सपेक्टेड कंडीशंस हम करते हैं, राइट। एक्सपेक्टेड कंडीशंस के अंदर कुछ मेथड आते हैं, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, विजिबिलिटी ऑफ लोकेटेड, ओके, और इस तरीके से डिफरेंट मेथड होते हैं। तो हर एक मेथड के हम डिफरेंट क्या बनाते हैं यहाँ पर, एक मतलब हर एक जो मेथड होते हैं ना इनबिल्ट मेथड, उसके हम डिफरेंट मेथड बनाते हैं ताकि हम इसे अप्लाई कर सकें। तो ये क्या होता है, एक मेथड ओवरलोडिंग होता है, मतलब मेथड का नाम सेम ही होता है लेकिन सिर्फ आर्गुमेंट चेंज होते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है, तो इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मतलब क्या है कि हमने जैसे कि मान लेते हैं कि क्लास ए है, क्लास के ए के अंदर कुछ मैंने मेथड बनाए, ओके, तो उसके अंदर कुछ मैंने पैरामीटर पास कर दिए और उसका मैंने करली बॉडी के अंदर कुछ जो भी कोड होगा वो मैंने लिख दिया। तो सेम मेथड में क्या करूँगा ना, दूसरे क्लास में एक्सटेंड करूँगा, ओके, और उसी के सेम मेथड को क्लास ए की जो सेम मेथड होंगी उसे फिर से मैं लिखूँगा क्लास बी के अंदर जहाँ पर मैंने इनहेरिट किया है, और सेम मेथड का सिर्फ मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंटेशन चेंज करूँगा। मेथड का नाम सेम होगा, मेथड के आर्गुमेंट सेम होंगे, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द सब क्लास वी चेंज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बॉडी, ओके, मैं करूँगा। तो उसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 क्लास होने चाहिए, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर आपके मन में डाउट होगा कि मेथड ओवरराइडिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग का बेस्ट एग्जांपल है जैसे आप कोई वेब ड्राइवर यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते हैं, जैसे कि आप बनाते हैं वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, राइट। इस तरीके से आप ड्राइवर को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्रोम ड्राइवर का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लेकिन आपने रेफरेंस क्या दिया है, वेब ड्राइवर आपने रेफरेंस दिया है। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। तो वेब ड्राइवर आपने रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप मेथड एट रन टाइम आप डिसाइड करेंगे कि कौन से ड्राइवर की, ओके, क्रोम ड्राइवर की या किसकी मेथड आपको फेच करनी है, एट रन टाइम आपका डिसाइड होता है। तो इसे आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। ओके, ये यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो ये होगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे कि 2 कंसेप्ट हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, ओके, ओप्स कंसेप्ट के। पहला होगा यहाँ पर इनहेरिटेंस, दूसरा हुआ यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा है यहाँ पर एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, ओके, एनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि एक ही, ओके, मतलब हम एक ही क्लास के अंदर, ओके, सो वेरिएबल और उसके सेटर एंड गेटर मेथड होते हैं। ओके, मतलब हम एक ही क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके रिलेटेड जो भी मतलब, ओके, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स, ओके, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स वेरिएबल एंड मेथड इन अ सिंगल क्लास। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ इनकैप्सुलेशन। मतलब एक ही क्लास के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल के ऊपर जो भी मेथड्स होंगे गेटर और सेटर मेथड होते हैं। एक ही वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, गेटर सेटर मेथड एक ही क्लास के अंदर हम बनाते हैं, उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन।
अब आपके मन में डाउट होगा कि इसे हम फ्रेमवर्क के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एक पेजेस होते हैं, ओके, होम पेज, तो इसे हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ओके, एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी होम पेज होगा ना, जैसे कि मान लीजिए ये होम पेज है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने होम पेज आपको बताया, जैसे आपका एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन के अंदर जितने पेजेस होंगे उतने पेजेस हम होम पेज, मतलब ये जो पेजेस पैकेज है ना, उसके अंदर हम क्लासेस बनाते हैं। हर एक पेजेस के लिए डिफरेंट क्लास हम बनाते हैं और उस वेब पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे हम क्या करते हैं, इस क्लास में डाल देते हैं, उसे प्राइवेट करते हैं ताकि दूसरे क्लास के थ्रू हम इसे फेच ना कर सके। लेकिन ये जो वेब एलिमेंट होंगे इसके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करने, जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ सेंड केस करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर मेथड बनाऊंगा, ओके, लेकिन इसे पब्लिक करूँगा, ओके, क्योंकि अगर टेस्ट केस का जो भी क्लास होगा तो मैं इसे फेच करूँगा और इसके अंदर मैंने वेब एलिमेंट डाला होगा ये, तो इसे फेच करूँगा ये, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका चलता है, ओके। तो इसे मैंने क्या कर लिया, मैंने वेब एलिमेंट को जो भी मतलब वेरिएबल होंगे वेब एलिमेंट के उसे मैंने प्राइवेट किया, लेकिन इसके ऊपर जो भी एक्शन होंगे उसे मैंने पब्लिक किया। तो मैं इसका एक्सेस कैसे करूँगा, इस मेथड के थ्रू यहाँ पर एक्सेस करूँगा टेस्ट केस के अंदर, ओके। तो ये यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट हम, ओके, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब फॉर्म क्लासेस होते हैं ना, तो उसके अंदर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर रह चुका है लास्ट वाला एब्स्ट्रैक्शन, ओके। उप्स कंसेप्ट का चौथा पार्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। ये तो होगा यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दूसरा होगा यहाँ पर इंटरफेस, ओके, इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है 0 to 100%, ओके, 0 to 100% एंड यहाँ पर होता है 100%। अब देखिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इस क्लास के अंदर पहले तो एब्स्ट्रैक्शन क्लास अगर आपको बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको लिखना पड़ता है, ओके, क्लास के पहले, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एब्स्ट्रैक्ट, ओके, ये कीवर्ड यूज़ करते हैं हम क्लास का नाम देते टाइम। उसी के साथ साथ हम दूसरा यूज़ करते हैं इस क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक कंप्लीट मेथड होना चाहिए और एक इनकम्प्लीट मेथड होना चाहिए। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो कंप्लीट मेथड और इनकम्प्लीट मेथड। इनकम्प्लीट मेथड का मतलब क्या होता है, सिर्फ आप मेथड का नाम देते हैं, ओके, और उसका सिग्नेचर देते हैं, करली ब्रैकेट नहीं देते हैं, ओके, ये होता है इनकम्प्लीट मेथड। और कंप्लीट मेथड जैसे आपको पता है उसका करली ब्रैकेट हम देते हैं, मेथड का नाम, सिग्नेचर और करली ब्रैकेट, तो ये होता है हमारा कंप्लीट मेथड, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेथड होती है, लेकिन अगर आपने इनकम्प्लीट मेथड लिखा क्लास के अंदर तो आपको आपके क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना ज़रूरी होता है, ओके। दूसरी बात है यहाँ पर, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो भी मेथड्स होंगे, ओके, उसे आप क्या करता है, जो भी आपका कॉन्करेंट क्लास कॉन्क्रीट क्लास होता है उसे कॉन्क्रीट कहते हैं, या जिस क्लास के अंदर हम उसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब जो भी इनकम्प्लीट मेथड होंगे ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उसे हमें कंप्लीट करना पड़ता है, ओके। तो कंप्लीट करने के लिए जो भी क्लास हम चाइल्ड क्लास यूज़ करते हैं ना, तो उस क्लास के अंदर ये इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, ओके। मतलब इट इज़ अ कंपलसरी टू कंप्लीट द मेथड, ओके, विच मेथड यू डिक्लेयर इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट मेथड यू नीड टू कंप्लीट इन द चाइल्ड क्लास, ओके, सो दैट इज़ द नेसेसरी। तो ये होता है और उसके अंदर हम मतलब करली ब्रैकेट के अंदर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये होता है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का बेनिफिट क्या होता है ना, जो भी मतलब उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, ओके, उस मेथड को हम रीयूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर होगा इंटरफेस। तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरफेस के अंदर 100% इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, लेकिन इंटरफेस आपको कभी भी देना है ना, क्लास का नाम देते हैं ना, तो यहाँ पर आपको इंटरफेस लिखना पड़ता है, ओके। इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है जो भी आप क्लास का नाम देते हैं। उसी के साथ साथ इंटरफेस के अंदर सभी मेथड जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ओके। मतलब इंटरफेस के अंदर क्या होता है, 100% इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, लेकिन जावा 8 जो होता है, जावा 8 ऑनवर्ड्स क्या है ना, आप इसे डिफ़ॉल्ट मेथड भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इंटरफेस के अंदर जब भी हम कोई भी मेथड बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, ओके, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, और ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ओके। और दूसरा जो होता है इंटरफेस के अंदर जो भी कीवर्ड होते हैं ना वो फाइनल एंड स्टैटिक होते हैं, ओके, ये बातें ध्यान में रखना है, स्टैटिक एंड फाइनल, ओके। मतलब एक बार कीवर्ड डिसाइड किया तो वो फाइनल हो गया, स्टैटिक हो गया, और इसके अंदर जो भी मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ओके, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जो भी डिफ़ॉल्ट मेथड होती है। लेकिन जावा 8 मतलब अभी देखिए, अगर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड डिक्लेयर करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, ओके।
उस मेथड को आपको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। जो इनकम्प्लीट मेथड होता है, जो भी आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे ना, जिस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसके अंदर आपको सभी के सभी मेथड कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया। ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंटरफेस का यहाँ पर बताया। तो इंटरफेस का यूज़ कैसे करते हैं ना आप आपके एप्लीकेशन के अंदर, मतलब जो भी फ्रेमवर्क होता है इसके अंदर आप कैसे यूज़ करते हो। ओके ठीक है, तो फ्रेमवर्क के अंदर आप कैसे यूज़ करते हैं ना, देखिए इंटरफेस का यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सटेंड रिपोर्ट जो होता है, जो भी यहाँ पर आप बनाते हैं, यहाँ पर आप यूज़ करते हैं। कौन सा इंटरफेस यूज़ करते हैं, आई टेस्ट लिसनर आप यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो भी मेथड आपने बनाए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट, अभी डिफ़ॉल्ट जावा 8 ऑनवर्ड जो होता है ना, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेथड भी आप डाल सकते हैं। ओके, इंटरफेस के अंदर, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया। ओके, आपने मतलब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया इस क्लास के अंदर, और फ्यूचर में मान लेते हैं कि जावा मतलब कि जो भी आई टेस्ट लिसनर है उसे अपडेट कर दिया, उसके अंदर अदर मेथड डाल दिए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एरर दिखाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है इंटरफेस के अंदर इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, और जिस इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है इंटरफेस का, उस क्लास के अंदर वो सभी मेथड कंप्लीट करने ज़रूरी होती है। लेकिन अगर न्यू मेथड डाल दी यहाँ पर इंटरफेस के अंदर के, ओके, तो हमें यहाँ पर एरर दिखाएगा। तो उसे सॉल्व करने के लिए जावा 8 ऑनवर्ड के अंदर, मतलब क्या है, जावा 8 के, ओके, उसके बाद जो है ना इसके अंदर क्या किया है, तो डिफ़ॉल्ट मेथड डाले गए हैं। तो डिफ़ॉल्ट मेथड जैसे बनाएंगे ना, तो उसे कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता है। ओके, जो भी जिस क्लास के अंदर हमने इंटरफेस का यूज़ किया है। तो ये यहाँ पर बहुत ही एक मतलब अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर होता है। उसी के साथ साथ जो भी आप यहाँ पर वेब ड्राइवर का मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, आप क्या करते हैं, वेब ड्राइवर बनाते हैं, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर बनाते हैं। तो ये जो वेब ड्राइवर ये इटसेल्फ एक इंटरफेस है। ओके, तो इसका भी यहाँ पर एक यूज़ होता है। तो ये एक इंटरफेस यहाँ पर है। तो इस तरीके से उप्स कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होते हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है, और मुझे नहीं पता यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है या नहीं। ओके, लेकिन आप नीचे ज़रूर बताइए आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा है। तो मैं ट्राई करूँगा लैपटॉप में भी बताने की, लेकिन मैंने ट्राई किया है मोबाइल से यहाँ पर बताने का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।